Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट की। एक फाइटर दूसरे को पकड़ता है यानी ग्रिप, उसका दम घोटता है यानी चोक, और अंत में उसे हार माननी पड़ती है यानी टैप आउट। लेकिन ये फाइट किसी रिंग की नहीं, बल्कि भारतीय संसद पार्लियामेंट में हो रही थी। फरवरी 2026 राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरे में लिया और यही मार्शल आर्ट्स का उदाहरण दिया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की सही मूव खेला या वो खुद अपनी ही चाल में फंस गए। आज के वीडियो में हम करेंगे राहुल गांधी का उस वायरल भाषण का पूरा पोस्टमार्टम, सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि डेटा और तथ्यों के साथ। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने एक डरावनी चेतावनी दी थी। दुनिया अब स्टेबिलिटी से डीप इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, जहां फाइनेंस और एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष का कहना था कि एक ग्लोबल स्टॉर्म आ रहा है और सरकार देश को उसके लिए तैयार नहीं कर रही। ऊपर से जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों ने संसद का तापमान पहले से भी बढ़ा दिया है। यानी स्टेज सेट था एक बड़े धमाके के लिए। आमतौर पर हम राहुल गांधी को गरीबी या किसानों पर बोलने के लिए इच्छुक होते, लेकिन इस बार उन्होंने गियर बदला। उन्होंने बात की 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज की, डेटा। राहुल ने संसद में तर्क किया कि आज अमेरिका और चीन के बीच जो लड़ाई है वो डेटा की लड़ाई है। जिसके पास सबसे ज्यादा बिहेवियरल डेटा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस वही जीतेगा। और भारत के पास क्या है? चीन के बराबर 1.4 बिलियन लोगों की जनसंख्या, यानी हमारा डेटा दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। राहुल का कहना था कि इस डेटा को सुरक्षित रखना ही देशभक्ति होगी। यहाँ आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। राहुल गांधी ने जियो पॉलिटिक्स समझाने के लिए जियो जित्सु या मार्शल आर्ट्स का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया अब ब्रूट फोर्स यानी ताकत से नहीं बल्कि लेवरेज से चलती है। इसका फॉर्मूला है ग्रिप, टोक और टैप। ग्रिप मतलब बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका पहले आपको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से जकड़ती हैं। फिर चोक यानी फिर वो प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस से आपका दम घोटती हैं। और अंत में टैप यानी देश को सरेंडर करना पड़ता है। राहुल का आरोप था कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील हुआ है उसके जरिए भारत को इसी चोक होल्ड में फंसाया गया है। और कौन फंसा रहा है? अमेरिका। ये आरोप बहुत गंभीर थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस डील के बदले सरकार ने 1.4 बिलियन भारतीयों का डेटा अमेरिका को बेच दिया है। उन्होंने एक और डर पैदा किया, एनर्जी सिक्योरिटी का। उन्होंने दावा किया कि अब भारत रूस या ईरान से तेल खरीद पाएगा या नहीं, ये पीएम मोदी नहीं बल्कि वॉशिंगटन तय करेगा। साथ ही उन्होंने टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ कम कर दिए गए, लेकिन भारत के सामान जब वहां जाएंगे तो उन पर भारी टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स बढ़ा दिया गया है जिसे उन्होंने होलसेल सरेंडर कहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। सरकार ने इन आरोपों को हवा में उड़ा दिया है। कैसे? फैक्ट्स के साथ। सरकार ने बताया है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है, जो भारत की जीत है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल फैक्ट शीट में भारत की कमिटमेंट्स शब्द को हटाकर इंटेंशंस कर दिया है। इसका मतलब है कि शर्तें उतनी सख्त नहीं थी जितना विपक्ष बता रही है। यानी अमेरिका को भी झुकना पड़ा था ताकि भारत के साथ रिश्ते ना बिगड़े। दोस्तों, कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धता, यानी भारत को मजबूरन वो खरीदना पड़ता। और इंटेंशंस हैं इरादे। दोस्तों, राजनीति में कंटेंट से ज्यादा टाइमिंग और तरीका मायने रखता है।
यही राहुल गांधी से चूक हो रही है और एक बार नहीं बार बार। इसे हम कहेंगे टैक्टिकल सेल्फ गोल। उन्होंने बिना नोटिस दिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया। ये संसदीय नियमों का उल्लंघन था। हरदीप पुरी ने तुरंत जवाब दिया कि वो एप्स्टीन से एक ऑफिशियल डेलीगेशन के तहत मिले थे, ना कि किसी पर्सनल पार्टी में। यह एक गलती से राहुल ने पूरे भाषण को बचकाना यानी फ्रिवलस साबित करने का मौका दे दिया और भाषण खत्म होते ही वो सदन में चले गए। इसे सरकार ने लेथार्जिक यानी आलसी रवैया कहा। अगर आप आरोप लगाते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब जरा संसद से बाहर जमीन पर आते हैं। राहुल गांधी बात कर रहे थे डिजिटल रूल्स और ग्लोबल लेवरेज की, लेकिन बिहार के एक गांव का वोटर क्या सोच रहा था? 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को करारी हार हुई थी। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस हाई लेवल फिलॉसफी झाड़ रही थी, तब विपक्षी पार्टियां रुपीज 10,000 सिर्फ 10,000 रुपये के कैश ट्रांसफर की बात कर रही थी। डेटा इज पेट्रोल, ये नारा सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये उस बेरोजगार युवा को समझ नहीं आता जिसे नौकरी चाहिए। यही वो डिस्कनेक्ट है जो कांग्रेस को ले डूबता है। भाषण के दौरान एक और बड़ा विवाद हुआ। राहुल गांधी की बहस मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से हुई और कथित तौर पर उन्होंने उन्हें गद्दार ट्रेटर कह दिया। पीएम मोदी जो राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने तुरंत इसे लपक लिया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सिख समुदाय के अपमान से जोड़ दिया और कांग्रेस पर बांटने वाली सोच यानी शात का आरोप लगाया। अब उनका शातित दिमाग सोचिए। नतीजा, पूरा डिस्कशन इकोनॉमी से हटकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आ गया। बीजेपी तो यही चाहती थी और कांग्रेस ने उन्हें ये मौका थाली में सजाकर दे दिया। दोस्तों, इस साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव है। असम में मुद्दा डेटा नहीं बल्कि आइडेंटिटी और घुसपैठ है। क्या राहुल का ट्रेड डील वाला भाषण वहां काम करेगा? शायद नहीं। पश्चिम बंगाल में मुद्दा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और नागरिकता। क्या राहुल को ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ गठबंधन भी निभाना है और अपनी जमीन भी बचानी है? चुनौती ये है कि बीजेपी की अजेयता, इनविंसिबिलिटी की छवि को कैसे तोड़ा जाए जब आपके पास बूथ लेवल पर वर्कर भी नहीं है। अगर कांग्रेस को सच में वापसी करनी है तो उन्हें क्या बदलना होगा? सबसे पहले शैडो कैबिनेट। सिर्फ आलोचना मत करो, बताओ कि अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या अलग करते। दूसरा है जॉब्स फर्स्ट। डेटा की बातों से नौकरी को जोड़िए। समझाइए कि डेटा बचने से गांव के लड़के कैसे नौकरी पाएंगे। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी यात्राएं में ज्यादा जरूरी है बूथ का एजेंट बिठाना। बिहार में हार का कारण यही था, पार्टी ऑफिस ही नहीं थे। चौथा, डिसिप्लिन। संसद में बिना होमवर्क के आरोप लगाना बंद करना होगा, नहीं तो राहुल गांधी की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पर लोग शंका करने लगते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने सही मुद्दों को पहचाना, डेटा, एआई, एनर्जी, लेकिन उनकी रणनीति में अनाड़ीपन झलक रहा है। एक तरफ वो मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही ट्रेटर जैसे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। 2029 जीतने के लिए कांग्रेस को एप्स्टीन फाइल से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फाइल्स पर ध्यान देना होगा। जनता को सेंसेशन नहीं, सोल्यूशन चाहिए और उन्हें ये बचकानी हरकतों से दूर रहना चाहिए। अभी एक वीडियो में हमने देखा कि दो मंत्री, दो कैबिनेट मिनिस्टर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। राहुल गांधी वहां पहुंच गए और वो कहते हैं कि चलो साथ में हम मीडिया ब्रीफिंग करते हैं। दोस्तों, ये बचकानी हरकतें हैं। ये करने से वो अपना करेज नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि उनमें कितनी बचपना है और लोग इसे पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेटा और एआई का मुद्दा भारत के चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.